निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जो विभिन्न मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार प्रदेश और देश और जिले स्तर में बढ़ रहा है, उन सब तमाम बिंदुओं पर आप लोगों के सामने प्रकाश डालेंगे। निश्चित तौर पर मैं बहन जी से आगे के पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ के जिला प्रवक्ता, हमारे कांग्रेस संगठन के बड़े पदाधिकारी, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला। मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। ग्वालियर से मैंने 1993 में इंडियन एयरफोर्स में एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी और 2017 में 24 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद मैंने भारतीय वायुसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। आपका जो जिला है भिंड, पौराणिक महत्व का भी है। च्यवन ऋषि के आगे जो पीढ़ियों के जो भिंडी ऋषि थे वो यहाँ के थे और इसके कारण इसका नाम भिंड पड़ा। चेदी राजाओं की जगह रही है यहाँ, तो बहुत सारे बड़े बड़े राजवंश देखने वाला ये भिंड ऐतिहासिक रूप में बहुत प्रसिद्ध है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ मालनपुर की जो इंडस्ट्री थी, जैसा कि कहा जाता है 2003 तक 200-250 इंडस्ट्रीज थी और अब कोई 70 के करीब 75 के करीब बची हैं। तो पहला मुद्दा तो मुझे लगता है कि भिंड का मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। मैं इस पे क्या बात करूं, इस पे तो ये सब आपको पता ही है कि ये 250 घोटाले शिवराज सिंह जी की सरकार के रहे हैं और इन घोटालों में अलग अलग समय पर भिंड को भी मुश्किलें आई हैं। यहाँ पे तो छोटे छोटे घोटाले जिसको कहते हैं, अब इनकी तुलना में तो 1-1.5 करोड़ के घोटाले को तो छोटा ही मानेंगे। जो आपके यहाँ हाउस रेंट अलाउंस का घोटाला हुआ उसे तो छोटा ही माना जाएगा, लेकिन ये जो घोटाले हैं इनका सीधा प्रत्यक्ष और परोक्ष हर तरह से नुकसान भिंड को भी हुआ है। यहाँ जैसे मैंने बात की रोजगार की, ये एक ऐसा क्षेत्र है, जिला, मुझे कहते हुए गर्व होता है 30,000 सैनिक यहाँ के भारतीय सेनाओं में रहे हैं, लेकिन अग्निपथ जैसी स्कीम आई तो उसने सेना के अंदर के फैब्रिक को जिस तरह से कमजोर किया, उसी तरह युवाओं को भी वंचित किया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप जानते नहीं हैं। अगर यहाँ स्वास्थ्य की बात कर लें, देखिए जो यहाँ स्कूल बना है, कॉलेज बना है, ये सब कांग्रेस के समय में बने हैं। स्वास्थ्य की बात कर लें, यहाँ की जो सांसद है संध्या राय, मैंने उनका भाषण सुना था, वो स्वीकृति शब्द को बोलते समय 3 बार हकलाई, क्योंकि स्वीकृति नहीं मिली है। बनेगा कह दिया, लेकिन संसद में स्वीकृति हुई है ये नहीं समझ में आया, उनके भाषण से भी नहीं समझ में आया। तो यहाँ जिस मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है वो तो बनेगा तब जब शिलान्यास होगा। घोषणावीर सरकार के लोग अगर यहाँ शिलान्यास तक नहीं कर सकते हैं तो ये एक मुश्किल की बात है। अभी जो अपने कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव, 5-6 दिन पहले अस्पताल में गए, 6 डॉक्टर नदारत। वैसे भी यहाँ विशेषज्ञों की कमी है। अब ऐसा तो नहीं है कि दंदरुआ के डॉक्टर हनुमान जी ही सबका इलाज कर देंगे, वो तो आप उनकी श्रद्धा में उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, वो बिल्कुल निवारण करेंगे, लेकिन जाना तो हॉस्पिटल में पड़ेगा। तो वहाँ हॉस्पिटल की हालात इतने खराब है। अवैध रेत उत्खनन की बात कर ले, यहाँ पे भी वो माफिया चल ही रहा है। मैं भिंड में अकेले नहीं कहूँगी, पूरा ये क्षेत्र और यहाँ तक कि जिस लोकसभा, मैं चूंकि विदिशा से आती हूँ तो वहाँ पर बुधनी में जिस तरह से रेत उत्खनन होता है वैसा ही माफिया एक यहाँ पनपा हुआ है। यहाँ 39 वार्ड है, सड़कें खराब हैं। मैंने सुना था कि यहाँ बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, पर अब मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकूंगी कि यहाँ बिजली की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है। और मैं इतने अच्छे शहर के इतने प्रबुद्ध पत्रकारों के साथ सामने वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन कहने में तो आता है ना कि 2016 में भिंड को सबसे गंदा शहर दूसरे नंबर का देश में माना गया था। लेकिन यहाँ के नागरिकों की तारीफ करूंगी, जागरूक लोग हैं, आगे चल के नागरिक सड़क पे उतरे, मतलब चाहे तो आप पता नहीं क्या कर सकते हैं।
तो नागरिक सड़क पे उतरे और भिंड की जो नगर पालिका की हालात थोड़े से बेहतर हुए, लेकिन बहुत बेहतर अभी भी नहीं है। अभी भी 183वां नंबर शायद आप सब जानते होंगे है, लेकिन धरातल पे ये चीजें और भी खराब हैं। कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। कानून व्यवस्था में हालांकि एक आज 5 साल में पकड़ा गया, 2 घंटे पहले एक आपका अपराधी जो शर्मा जी का, विश्वेश्वर दयाल शर्मा जी की हत्या हुई थी, उनका एक अपराधी आज पकड़ा गया है। भिंड में एक हत्याकांड 2017 में हुआ था, तो उसका अपराधी आज पकड़ा गया। लेकिन अगर हम देखें, चाहे दिन दहाड़े किसी की युवक की हत्या हो जाए, चाहे सराफा बाजार के व्यापारी की हत्या हो जाए, चाहे लोगों के पास अवैध हथियार रखे हो, इन सब से क्या दिखता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, पुलिस प्रशासन से डर नहीं है लोगों को। इन सब चीजों को देख के ये लगता है कि जो नेतृत्व आपका है, क्या वो भिंड को उसके मुकाम तक ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। और घर में लोग गांजा उगा रहे हैं, पकड़ा गया था। आप सभी पत्रकारों का साधुवाद करती हूँ कि आप ऐसी रिपोर्ट डालते हैं तो हम सबको पता चलता है कि भिंड में क्या क्या हो रहा है। तो घर में गांजा उगाने लगे लोग, क्या कारण है इसका? अंतिम कारण तो यही है ना कि रोजगार नहीं है। अंतिम कारण तो यही है ना कि युवा तब भटकता है जब उसको रोजगार नहीं मिलता, एक उसका गंतव्य नहीं मिलता। तो इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रदेश, ये जो क्षेत्र है जहां 5 विधानसभाएं हैं, ये एक बार पूरा न्याय करेगा। और मैं दंदरुआ के हनुमान जी के आगे भी हाथ जोड़ के कहती हूँ कि ये लोकतंत्र के ऊपर जो फफूंद लग रही है, जिससे लोगों के अंदर डर आ रहा है, लोग अपनी बात नहीं कह पाते, इन सब से हमको मुक्ति मिलेगी। और यहाँ की जनता जागरूक होकर इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति का वो इतिहास लिखेगी कि यहाँ से लोकतंत्र को सर्वाधिक मत मिलेंगे। मेरी बात यही खत्म होती है। आप में से किसी के कोई सवाल? गाँव के काम करने के लिए बुजुर्गों को लाया गया है, उससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, इसीलिए बड़े बड़े नाम लेकर आए गए हैं जिससे कार्यकर्ता खड़ा हो कम से कम। और शिवराज सिंह जी के साथ तो ये हुआ है कि 7 महीने पहले आकर जब उन्होंने इतने सारे भाषण दिए, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक बात की, उन्होंने बात की कि हम यहाँ पर स्कूलों के लिए ये करेंगे। उन्होंने जो अपना इटावा ग्वालियर हाईवे है जिसकी बहुत दिनों से मांग हो रही थी, नितिन गडकरी जी आए थे, प्रॉमिस करके गए थे, लेकिन वो हुआ नहीं और वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर की मौत हो गई थी। तो शिवराज सिंह जी आए, काफी 7 महीने पहले उन्होंने पिटारा खोल दिया, स्वीकृति पत्र दिखाओ, ऐसे सबने दिखाए स्वीकृति पत्र और बोला ये सब लाभार्थी बनेंगे। अब तो शिवराज सिंह जी खुद हाशिए पे चले गए हैं। उनके साथ उनकी पार्टी जो कर रही है, यानी कि उन्होंने जो वादे वचन आपसे किए थे उनको तो भूल ही जाइए, वो वैसे ही हाशिए पर चले जाएंगे। तो इस सब के बाद अब आपके सवाल हो तो एक एक कर। हमने लगभग 79 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं, लेकिन सर कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। क्या आप भी बड़े लीडरों को उतारना चाह रहे हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं? काश ऐसा होता कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस तरह जुड़े होते कि हमको भी पता चल जाता कि चुनाव की घोषणा कब होने वाली है। हमको तो पता ही नहीं है कि घोषणा कब होगी। चुनाव की घोषणा होने दीजिए, कांग्रेस के प्रत्याशी आपको सामने दिखने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का टांका है उनके साथ भिड़ा हुआ, तो वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री कब तक सरकारी खर्चे पर कहां कहां जा सकते हैं। जनता का पैसा, सरकारी पैसा, प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले ऐसे जाते हैं, घूमते हैं, घोषणाएं करते हैं। एक नया चलन चला हुआ है, ये लोकतंत्र को खत्म कर रहा है ये चलन। तो जब उनका सब कुछ हो जाएगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव घोषित करेगा। चुनाव घोषित होने दीजिए, हमारी लिस्ट आ जाएगी। दूसरी सूची में भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को उतारा है, इसका मंतव्य आप क्या मानती हैं, कांग्रेस क्या मानती है? एक तो ये मानते हैं हम कि बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी तरह उसका मनोबल गिरा हुआ था, जिस तरह से आंतरिक कलह चल रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बड़े नामों को उतारा है कि एक तो उनके लिए भी चुनौती हो जाए कि अपने सांसद होते हुए तुम अपना क्षेत्र जिताओ। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये डर लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे सत्ता
के जाने से डरपोक प्रधानमंत्री हैं। वो ना केवल सत्ता के जाने से, वो वैसे भी डरपोक प्रधानमंत्री है। एक फौजी होके ये मैं कहती हूँ, बहुत दम से कहती हूँ कि वो बेहद डरपोक प्रधानमंत्री हैं। तो उनको सत्ता जाने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए वो इस तरह के गुंताड़ कर रहे हैं, किसी को हाशिए पे ला रहे हैं, किसी को सामने ला रहे हैं, कुल मिला के। लेकिन जनता जो न्याय करती है ना, जब भिंड की जनता जब न्याय करती है तो पूरा न्याय करेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े संत हैं, उन्होंने ये कहा है कि नेताओं से आप चुनाव नहीं जीत, बाबाओं से आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपको जनता को बाबा मानना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाओगे। बहुत सही बात है, लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र में जनता की इच्छा से चुनाव जीता जाता है। जनता जरूर अपने आप को जब प्रजा मानने लग जाती है तब उसकी सोच कुंठित होने लगती है, वो छोटा सोचती है, डरती है। मेरा ये आने का उद्देश्य एक और है कि जनता से कहूं कि आप ये सोचिए कि कांग्रेस की ताकत जनता से आती है और जब कांग्रेस सत्ता में आती है, पावरफुल होती है, तो ताकत वापस लोगों तक आती है। आपके सामने आरटीआई का उदाहरण है, आपके सामने राइट टू फूड का उदाहरण है, आपके सामने राइट टू हेल्थ का उदाहरण है, राइट टू एजुकेशन का उदाहरण है। कांग्रेस के पास जब जनता ताकत देती है, वो ताकत जनता को वापस मिलती है। सोचकर देखिएगा, और वही ताकत पत्रकारों को भी वापस मिलती है। सोचकर देखिएगा कि क्या आप पिछले इतने सालों में मजबूत हुए हैं। अपने आप को सोचना होगा और यही जनता से मेरी गुजारिश है कि आप प्रजा नहीं हैं, आप मालिक हैं, निर्णय आपको करना है, ये बहुत जरूरी है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के होने के नाते मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर विधानसभा चुनावों के बाद सामने आने वाली है? मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतेगी, पूरे बहुमत से जीतेगी। छत्तीसगढ़ में कोई लड़ाई नहीं है, सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार बन रही है। राजस्थान में हम लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोध उसे अपनी तरफ अपने आप पीछे खींच रहे हैं, तो राजस्थान में भी रिपीट होने की पूरी संभावना दिखती है। मैम, इंदौर में कल एक विविध हादसा हुआ है, महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं? एक लड़की 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, उसके साथ बलात्कार हुआ। विभत्सता का सामान्यीकरण, मैं इसे समझती हूँ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पहले विभत्सता एक होती थी, निर्भय कांड हुआ था, पूरा देश हिल गया था, एक एक व्यक्ति। लेकिन आज मणिपुर होता है, उसके बाद भी लोग सोचते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज हमारी महिला पहलवान जो मेडल लेकर आई, वो यौन उत्पीड़न की शिकायत करती हैं। उस सांसद को ना तो सांसदी से हटाया जाता है, कुश्ती महासंघ भंग होता है, लेकिन उसे पद से नहीं हटाया जाता। तो ये जो विभत्सताएं हैं, ये हमने इसको सामान्य रूप में लेना शुरू कर दिया और ये समाज का पतन हो रहा है। धीरे धीरे ये सामाजिक पतन है कि जिसमें एक 12 साल की बच्ची उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी में घूमती है और लोग उसकी सहायता नहीं करते हैं। भला हो आचार्य राहुल नाम के उस युवा का, जिन्होंने उसके ऊपर अपने वस्त्रों को उड़ा दिया और उसके बाद उसे हॉस्पिटल भेजा। तो पूरी तरह मानवता मरी नहीं है, लेकिन समाज हमारा ह्रास की तरफ जा रहा है। ये हम सबके सोचने की बात है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। मैडम, सनातन के मुद्दे पर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर हुई और अभी दूसरी सूची जारी हुई है, उसमें एक मोनिका भट्टी एक प्रत्याशी इन्होंने घोषित किया, जिसके पिताजी ने रामचरितमानस जलाया, जो कतई करके उसका समर्थन नहीं करती, उसके पूरा परिवार ने कभी समर्थन नहीं किया। उसके भी कई सारे बयान है जिसमें उसने ये कहा है कि हम सनातन को नहीं मानते। तो एक तरफ सनातन को लेकर हमलावर और दूसरी तरफ ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रही भाजपा, आप किस रूप में देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा चरित्र दोहरा रहा है। आप उनके जितने भी बयान सुनेंगे, आपको दोहरापन बराबर लगातार दिखेगा। तो उसी दोहरापन का ये नमूना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि धर्म, हमारा सनातन धर्म चराचर है, अनश्वर है, शुरू से है। ये हम सबका अपना निजी विचार है। मैं खुद विदिशा से आती हूँ, मेरा परिवार एक धार्मिक परिवार है, लेकिन मैं अपने धर्म का, अपने फौज में रहते हुए कभी ढोल नहीं पीटती थी। मैंने कभी अपने धर्म का कोई भी चीज अपनी यूनिफॉर्म पहनते हुए धारण नहीं किया। तो मेरा कर्तव्य और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक मेरी अपनी आस्था है और मैं समझती हूँ जो लोग दोहरे चरित्र के हैं, दोहरे मापदंड के हैं, उनको पत्रकार भी, जनता भी सामने लेकर। मोदी जी लगभग जहाँ जहाँ चुनाव लड़े अपने फेस पे, वहाँ चुनाव हारे हैं। मध्य प्रदेश में अब आ गए अपने चेहरे पर। नरेंद्र मोदी का मॉडल गुजरात मॉडल के नाम पे एप्को वर्ल्ड वाइड नाम की एक अमेरिकी कंपनी का गढ़ा हुआ मॉडल था और वो मॉडल धीरे धीरे अब फेल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 9,000 करोड़ रुपए खुद के प्रचार पर खर्च किए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व बनने के बाद अब लोगों के सामने सच तो आता ही है ना, सच थोड़ा ही छुपता है, वो तो अपने हर तरह से कहीं से भी निकल के आता है।
मैडम तो आप बीआरएस लेने देखेंगे। के बाद आप लंबे समय तक बीजेपी से जुड़ी रही। गुजरात मॉडल को आपने अच्छी तरह से स्टडी किया है, आप मोदी की फैन रही है, पीएमओ के बड़े अधिकारी से आपकी अच्छी बातचीत होकर उनसे मुलाकात भी हुई, तो क्या वजह रही कि मोदी को आपने विरोधी समझ बैठी और कांग्रेस के पक्ष में बात कर रही हैं? ऐसे आपका ये दल बदलना, फिर आप आम आदमी पार्टी के भी साथ रह चुकी हैं, तो आपके भी सवाल का मनोदशा स्वागत बदलती करती रहेगी। हूँ, जवाब देती हूँ। सेना में रहते हुए हम लोकतंत्र की जमीन पर रहते हैं और हम नहीं जानते राजनीति क्या होती है। क्या आपके यहाँ कोई फौजी भाई हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, हमें कोई इल्म नहीं होता। नरेंद्र मोदी आए तो मुझे लगा कि लोकतंत्र को एक नई दिशा मिलने वाली है, जैसा आप सबको लगा होगा, मुझे अकेले को नहीं लगा। और मैं तो फिर फौज के अंदर थी। 40 दिन को अगर आप लंबा समय कहते हैं तो मैं 40 दिन, 38 दिन टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन बिना पार्टी ज्वाइन किए। आप एक खबर चूक गए जिसमें 2018 में उन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव बॉडी में शामिल किया था, जिसको मैंने मना कर दिया था। वो भी खबर मध्य प्रदेश में और कुछ चैनल्स जैसे IBC 24 वगैरह ने चलाई थी। उसके बाद मैं कांग्रेस में ही आना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी को मैं कभी नहीं चाहती थी। कठुआ कांड के बाद जब उनके बलात्कारियों का सम्मान किया उस पार्टी ने, तो मैं पूरी तरह विचलित हो गई। ये अप्रैल की बात है 2018 की। ये जरूर है कि मैं कांग्रेस में ही आना चाहती थी, शुरू से ही आना चाहती थी। मैं लोकतांत्रिक तरीके से हूं। मैंने 24 साल भारतीय वायुसेना में जो काम किया है वो पूरा लोकतंत्र था। मुझे लगा कि कांग्रेस में अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा है और आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुझसे थोड़ा सा छलावा भी था तो वो 4 महीने का सफर है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके बाद 1.5-2 साल तक मैं किसी पार्टी में नहीं थी। मैं TV9 भारतवर्ष की एंकर थी। तो अगर आप मेरी कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये दिलचस्पी रखिए कि ये एक संघर्ष है। ये 100 साल बाद जो 2023 में संघर्ष हो रहा है वो 1923 का संघर्ष है। तब भी हम पूंजीपति ऐसे लोगों के और अंग्रेजों के शासन में थे। आज अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो हमें इतिहास माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के चुनाव को एक सवाल मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि यह सनातनियों और विधर्मियों के बीच चुनाव हो रहा है। इस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? मैं समझती हूँ कि उनको भी अपनी बात कहने का हक है। सभी लोगों को भारत में अपनी बात कहने का हक है। क्या वो लोकतांत्रिक हैं? क्या उनके समझ में हमारे भारत का लोकतंत्र आता है? क्योंकि मैं जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हें नहीं जानती, तो अनभिज्ञता के कारण मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना। मैम एक सवाल है, जो शिवराज सिंह चौहान है सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने एक ट्रोल किया है। उन्होंने राहुल गांधी को बताया है कि वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हैं और पहिया लगे हुए सूटकेस को सर पर रख के ले जाते हैं। क्या कहना है आपका? आपने अगर राहुल गांधी जी का वो वीडियो सुना हो तो कुलियों ने कहा कि राहुल जी हम चाहते हैं आप एक बार बोझ अपने सिर पे रख के कुली बनिए, और ये वही के वही वो उन्होंने अपने सिर पे बोझ रखा है। आप वो वीडियो देखिए तब आपको सच पता चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से काट के वहां से काट के आप सबकी बहनें होंगी। उन्होंने तो राहुल जी और प्रियंका गांधी जी के ऊपर जैसे भद्दे आरोप लगाए। क्या सनातन संस्कृति में ऐसा कभी संभव हो सकता है? ऐसी कोई बात जो उन्होंने करी है? तो ऐसे दो मुँहे लोगों के ऊपर मैं नहीं समझती कि ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार क्यों नहीं किया? समझ पलटवार किया है हमने, वो वीडियो जारी किया है सीधे सीधे सामने। उसमें वो बातचीत कर रहे हैं। उसमें वो कुली कहता है कि राहुल भैया हम चाहते हैं आप सिर के ऊपर अपने ये एक बोझ रख के चलिए। तो राहुल गांधी पहनते हैं वो कोट। और कल आपने देखा होगा कि वो कीर्तिनगर के मार्केट में थे। तो राहुल जी हर एक व्यक्ति के पास जाकर और पास से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोग भी उनका बहुत स्वागत कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत डरा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी एक स्वच्छ निर्मल हृदय के निडर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उनसे बहुत ज्यादा डरती है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो भारतीय जनता पार्टी की जमीनें हिली हुई है। मैडम एक सवाल है कि कैसे लगता है जनता को, कैसे बिलीव करा पाएंगे कि इस बार भी आपको जनाधार मिलता है, विधायक बनते हैं, तो आप रखा पाएंगे उनको? देखिए, आपकी अगर रास्ते में मार्केट में कोई पॉकेट मार लेता है तो अगर हम पॉकेट मार को दोष ना देके आपको दोष देंगे तो कैसा लगेगा? बस वैसा ही लगता है। लेकिन ये याद रखिए कि जो लोग कांग्रेस के बुरे से बुरे समय में कांग्रेस के साथ खड़े हैं वो प्रतिबद्ध हैं। और चूंकि पूरी मेजॉरिटी आने वाली है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, तो ऐसा कोई हम स्थिति आते हुए 18 साल में आपने पॉकेट मार नहीं, कांग्रेस नहीं कर पाई। हम नहीं करते। हम कलेक्टिव ओनरशिप में विश्वास रखने वाले लोग हैं। सम्मिलित भारत है, आपका भी उतना, मेरा भी उतना, इनका भी उतना। तो हम किसी के ऊपर इस तरह से अंकुश नहीं लगाते। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी जो है वो लीडर बेस्ड पार्टी है, हमारी पार्टी से लीडर बनते हैं।
कार्डर बेस्ड पार्टी में किसी के हाथ में डोर होती है और कोई कठपुतलियां नचाता है, ये फर्क है। पिछली बार बताया था सिंधिया जी थे। मैम एक सवाल और है, मैम एक सवाल है, सिंधिया जी पिछली बार थे, पिछली बार सिंधिया जी थे, इसलिए चंबल संभाग में सबसे ज्यादा सीटें आई। इस बार सिंधिया जी नहीं है, तो कैसे आप सामना करेंगे इन चीजों का? कैसे आप कांग्रेस इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, दोनों का क्या कहें, जिसको अपने आप ही उस जगह पे अपमान मिल रहा हो और वो अपमान अभिव्यक्त ना कर पा रहा हो। आज तक का एक मंच था, आज से 10 दिन पहले एक इंटरव्यू देख लीजिए आप, राहुल कंवल कर रहे हैं, सिंधिया जी बैठे हुए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जिसका उस पार्टी में वो सम्मान हो ही नहीं रहा, हम और क्या अपमानित करें? वो अपने आप में जो अपमानित हो रहा है उसे हम क्या अपमानित करें? हम क्यों बुरे बने और कुछ कहकर? हनुमान जी, राजस्थान में आप वापसी FIR शुदा गृह मंत्री है हमारे यहाँ जी, तड़ी पार कहा जाता है। अगर हमारा गृह मंत्री नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सरकार है वहाँ पे राजस्थान में, केंद्र को देखिए। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे ऊपर तो 3,500 में से 0.05% जो सिद्ध हो पाई है, हमारे ऊपर नहीं है। वो 25 लोग हैं जो 3,500 केस हुए, उसमें 25 लोग हैं। तो ऐसे FIR तो आप मेरे ऊपर कर दीजिए अभी कि मैडम आपने बोला, आपने 2 मुहा बोला, कर दीजिए FIR। मैडम स्टेट में गवर्नमेंट भी आपकी ही है, FIR कर देने से कोई कन्विक्शन नहीं है ना। कन्विक्शन क्या बोले? जो लोग वहां बैठकर अपनी सत्ता चला रहे हैं, हम क्या बोलें? क्या बोलना चाहिए उनके ऊपर? क्या सुनना चाहते हैं आप? नहीं, वो आपके इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। इंडिया गठबंधन के सदस्य हमारे 2024 के चुनावों के लिए हैं। 2023 में स्वतंत्र हैं, वो जो कर रहे हैं करें, और इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि वो लोकतंत्र में विश्वास। 2023 में आपके विधायकों को गिरफ्तार कर रहे हैं पंजाब में, वो उनका उस लेवल पे, हमारी जो कांग्रेस है वो उसके ऊपर लड़ रही है। और आपकी एक नेशनल स्पोर्ट पर्सन है रागिनी नायक, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रही है कि आपको महिला आरक्षण पर स्पीकर खोल के रखा गया है। ऐसा है कि हमारी जिन बहन को वो बता रही हैं, वो झूठ नहीं बोल रही हैं, वो मुद्दे पॉइंटर्स गिना रही हैं उसमें। तो उसमें अगर आप ये कहते हैं कि वो झूठ बोल रही, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रागिनी नायक एक एक्सपीरियंस और हमारी मीडिया प्रभारी है वो हम सबकी। तो वो अपने पॉइंटर्स, अगर मैं इनको अपने पॉइंटर्स बताऊं और आप लोगों ने सुना और उसको आधा कैच किया है, किसी जगह से कैच किया है, तो आप उसके ऊपर कोई पूरा वक्तव्य नहीं दे सकते। आप पूरी बात सुनिए और फिर समझिए, और रागिनी नायक से बात करिए ना, वो तो यही उपलब्ध है मध्य प्रदेश में। पुरुष साक्षरता में बहुत आगे है, तो महिला साक्षरता में आगे क्यों नहीं है भाई? हम आपसे सबसे ये आपसे विनती करते हैं कि आप पुरुष साक्षरता में इतने आगे हैं, तो महिलाओं क्योंकि लंबे समय तक प्रदेश में कोई सत्ता नहीं है, पिछले 18 साल से नहीं है, ये आप कह सकती हैं, लेकिन 18 साल से पुरानी महिलाएं जो है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42 है। इससे 18 साल पीछे जाइए, जी बिल्कुल चला। आप ये देखिए कि पिछले 18 साल में क्या हुआ है। आप 47 साल पुरानी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं 47 की, तब भाग खड़े होते हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। उस इतिहास की बात नहीं करेंगे, सिलेक्टिव इतिहास मत निकालिए, 18 साल की बात करिए। पर्याप्त समय होता है किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस के लिए। महिला ना टिकट घोषित होने दीजिए ना। हमने 40% टिकट घोषित किए थे उत्तर प्रदेश में। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कोई मिसाल बताइए और किसी की हो। कांग्रेस ने जितना महिला सशक्तिकरण के ऊपर ध्यान दिया है, अगर आपको याद दिला दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमको पहले दिन से वोटिंग राइट्स मिले हैं महिलाओं को, लेकिन जो अमेरिका की महिलाएं हैं उन्हें उनकी देश की स्वतंत्रता के 150 साल बाद वो राइट्स मिले हैं। तो कांग्रेस ने शुरू से महिला सशक्तिकरण किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने, आप कह रहे हैं आरक्षण बिल पास किया है, राज्यसभा में हमारा पास किया हुआ जो बिल है वो आज भी एक्टिव है, वो इनएक्टिवेटेड नहीं है, वो आज भी एक्टिव है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 2026 के डिलिमिटेशन के बाद वाली जनगणना में, यानी कि आपकी बेटी की शादी 10 साल बाद करोगे, मैं आज आपसे शादी का इनविटेशन कार्ड मांग लूं तो दोगे आप मुझे? कोई मतलब नहीं है। 2010 में सरकार पूछते हुए इतने अच्छे लगते हैं, मैं उनकी मतलब आप जानते हैं राज्यसभा में जहां हमने पारित कराया, 2010 में संख्या नहीं दी, हमारे पास लोकसभा में संख्या नहीं थी, तो फिर कैसे रह गए आप लोग? वही तो कह रही हूँ कि हम सरकार में थे पर हमारे पास संख्या नहीं थी। मैं इस तरह से देखती हूँ कि मेरे एक बहुत अच्छे फौजी हैं राजस्थान में, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, लेकिन फौज भूल गए, गाली देने में वो उसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि यही एग्जाम्पल ऐसे लोगों को प्रेरित करते हैं कि जितनी गाली दोगे उतने आगे बढ़ोगे। तो मैं कर्नल का, एक सिल्वर मेडलिस्ट का जो ह्रास देख रही हूँ, वही तो मैं सामाजिक पतन की भी बात कर रही हूँ कि कैसे आज हमने विभत्सता का, गालियों का सामान्यीकरण कर लिया है, और ये बहुत दुख की बात। हमें सारा भरोसा आप सब पत्रकारों और यूट्यूबर्स पे है, और खासतौर पे मध्य प्रदेश के पत्रकार, जिनकी मैं इसलिए सराहना करती हूँ कि यहाँ पत्रकारिता का कल्चर आज भी जीवित है। मीडिया का जो एक बड़ा तबका है वो विज्ञापनों के कारण, जिनको हम नोएडा का मीडिया कहते हैं, वो हमारी बात नहीं पहुंचाते, लेकिन आजकल हमारे सोशल मीडिया का, हमारे दूसरे लोगों का अंदर पैठ बढ़ रही है। और आप अगर चाहेंगे तो देखिए, जो एक स्टैटिस्टिक्स है, डेटा, वो ये बताता है कि कांग्रेस की जो सोशल मीडिया सेल है उसकी रीच बहुत बड़ी है। मैडम, आपने जिले को बड़ा सवाल के इतिहास से भी मैं परिचित हूँ, क्योंकि आपने इस सवाल के बारे में जो बोला है, लेकिन अवैध उत्खनन जिसकी सत्ता में हो रहा है वो तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। आपको ये सवाल शिवराज सिंह जी से पूछना होगा, या उन विधायक से जो बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनसे पूछना होगा। सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछिए, क्योंकि मीडिया जब सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है तो वो पत्रकारिता में या दखलंदाजी करता हुआ लगता है, लेकिन सवाल अगर वो विपक्ष से पूछता है कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये नहीं किया, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज तब बढ़ेगी जब आप हमारे साथ होकर आवाज उठाएंगे। जी, आपने जो काउंटर किया है, और हमारे यहाँ विदिशा में तो पत्रकार की मौत हुई है ट्रक के नीचे कुचलकर, जो अवैध उत्खनन पे लिख रहा था। तो ये समझिएगा। कई क्षेत्रों में हुई है, जो आवाज उठाता है उसको कुचल दिया जाता है, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, कोई भी उठा रहा हो। लेकिन आप अगर ये कहें कि मीडिया सवाल नहीं उठाता, तो कई बार उठा चुके हैं। बस वही बात है कि आप जब मीडिया सवाल यही बात उठाए और सरकार से उठाए, और आपकी पार्टी से जुड़े हुए कई पदाधिकारी उसमें आज भी लिखते हैं, जिनके अच्छे खासे प्रमाण शासन के द्वारा जब कार्रवाई की गई है, तो वाहनों के लिस्ट पे नंबर निकालिए, तो उसमें आपके बीजेपी पदाधिकारी के साथ साथ कांग्रेस पदाधिकारी भी मिलेंगे। अगर आपको सही नॉलेज देना है तो जिला दिवस में देखिए, सत्ता की जिम्मेदारी है कि अवैध उत्खनन बंद हो, चाहे उसमें फिर बीजेपी का कोई नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, पकड़िए उनको नेल करिए। ये सत्ता की जवाबदेही है। ये मैं बार बार कहूंगी कि उसमें पत्रकार, उसमें जनता, उसमें सारे लोग ये साथ आना चाहिए कि ये जिम्मेदारी सरकार का, ये सरकार की कमियां हैं तो पकड़े ना। किसने मना किया है? जैसे एक भ्रांति फैलाते हैं कि राहुल गांधी जी के ऊपर ये आरोप है, 2G घोटाला हुआ था, फलाना घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। कौन है जेल में? किसको डाला? केवल भ्रम डालने के लिए ये सारी बातें होंगी। कार्यवाही करके दिखाइए। आप डरते क्यों है कार्यवाही करने से? करिए कार्यवाही, हम आपके साथ हैं सब। मैडम, पूरे आपने जैसे जन आशीर्वाद यात्रा के काउंटर में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है, लेकिन आपस में ही कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं चढ़ते हुए, ये ऐसे इस तरीके की सारी चीजें सामने आई ग्वालियर। पहले मैं करेक्ट कर दूं कि जन आशीर्वाद यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके काउंटर में नहीं निकाली। ये पत्रकार इस तरह की ना एक धरती बनाते हैं। अब जैसे आपने कहा कि लाडली बहना योजना जो है वो नारी सम्मान योजना हमने उसके कारण निकाली। भाई हमारे यहाँ अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में हमने ये नारी सम्मान योजना निकाली थी, कर्नाटक में निकाली थी, नकल तो शिवराज सिंह जी ने की है। इसी तरह जन आशीर्वाद यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम जन सरोकारों के मुद्दे उठा रहे हैं। जन सरोकार की यात्रा है जिसमें हमने जन आक्रोश यात्रा के रूप में जो निकाली है। आपस में लड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? लड़ने दीजिए, पर वो अल्टीमेटली यात्रा जो निकल रही है, मेरा ये कहना है कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र होगा, थोड़ा बहुत जो आपस में जिनका नहीं बनती है वो होता है, सब जगह होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो अंतर विरोध इतना ज्यादा दिख रहा है, आप सब देख रहे हैं। हर रोज वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। और लाडली बहना योजना आपकी कॉपी है? हमारी कॉपी है। आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में, आप देखिए 1500 रुपए की जो योजना चल रही है वो हमने अक्टूबर में लेकर आए थे। अगर शिवराज सिंह जी उसकी कॉपी करते हैं, हमारी तो ये आपको, अगर मेरे पास तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में हमारी बड़ी सारी योजनाएं हैं किसानों से रिलेटेड, बहुत अच्छी योजनाएं हैं और ये पूरी कृषि आधारित इकोनॉमी चल रही है वहां पर। अगर शिवराज सिंह जी इसकी नकल कर लेते तो हमें बड़ी खुशी होती, उसका फायदा यहाँ के लोगों को होता। लेकिन दिक्कत यह है कि वो कांग्रेस की उन योजनाओं की नकल करते हैं तो हम कहते हैं ओपीएस दो ना, ओल्ड पेंशन क्यों नहीं दे? फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाजपा सरकार वोट के लिए पैसे बांट रही है? भारतीय जनता पार्टी बोली लगा के वोट मांगती है।
1000 दूंगा, 1250 दूंगा, 1750 दूंगा, 2000 दूंगा, बोली लगा रहे हैं। सिखाया तो आपने, क्या आप कह रहे हैं? आप फर्क समझिए। आरा में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 50,000 करोड़ की योजना दूं या कितना दूं, 60,000 दूं कि कितना दूं, 70,000 करूं कि कितना दूं, 1.25 लाख करोड़ करूं कि कितना दूं। बोली मत लगाइए, लोकतंत्र की बोली नहीं लगती है, हम बोली नहीं लगा रहे हैं। हमने हिमाचल में सरकार बनाई, उसके भी भारतीय सेनाओं में रहे हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम ने यहाँ के युवाओं का भविष्य एक बार फिर अंधेरे की गर्त में भेजा है। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार 2024 में जब बनेगी तो हम इस अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे। बहुत साफ हमारा वक्तव्य है और ये हमने अप्रैल के बाद से ये हमने बोला है मंच पर। चुनावी मैनिफेस्टो में यही रहेगा क्या? हमने इसे मंच से बोला है, मैनिफेस्टो जब बनेगा तो जो जो चीज़ें हमने पहले बोली हैं वो उसमें शामिल की जाएंगी। मैम, कांग्रेस की संभावित जो प्रत्याशियों की सूची है वो कब तक सम्मतता आने वाली है? जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी आपको उसके बाद हमारी प्रत्याशियों की सूची मिल जाएगी। उससे पहले नहीं होगी? मध्य प्रदेश में हमको पहले चुनाव की घोषणा तो सुनाई पड़े कि चुनाव हो रहे हैं, कब हो रहे हैं। पहले तो नहीं तो मीडिया ट्रायल में तो ये भी कह दिया गया था कि 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है। तो ये सब चीज़ें, इन सब भ्रमों से परे जैसे ही लिस्ट निकलती है, चुनावों की घोषणा होती है, हमारी लिस्ट होती है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं इस बार बीजेपी ने गुजरात की तरह एक बड़े बदलाव किए। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सांसदों को भी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस इस बात के लिए कितना तैयार? कांग्रेस युवाओं को मौका देती है। हमने जो वरिष्ठों के एक्सपीरियंस का फायदा लिया है और युवाओं को मौके दिए हैं। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि उनकी जमीन पूरी तरह खिसकी हुई है, कार्यकर्ता उसका मनोबल गिरा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये चाल चली है। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, मध्य प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। मैं भी मध्य प्रदेश की बेटी हूँ तो मैं जानती हूँ कि यहाँ ये गुजरात मॉडल जैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि पूरे बीजेपी का कोई भी एक ऐसा नेता बता दीजिए जो अभी के मुख्यमंत्री के अलावा सारे प्रदेश में जाना जाता हो, तो कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये गुजरात मॉडल चलने की जो चाल है ये इनके ऊपर, खुद के ऊपर भारी पड़ रही है और मुझे लगता है वो समझ भी गए हैं अब और ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए इस चुनाव में पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। खुद पीएम मोदी तक यहाँ भोपाल, सागर, कई जगह पे अपने दौरे जो है कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस चीज़ के लिए क्यों आगे पहल नहीं कर रही है? बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करके प्रत्याशियों को समय दे दिया कि वो आगे अपनी तैयारी कर लें, चुनाव से पहले ही अपना जो ज़मीन है वो पक्की कर लें, लेकिन कांग्रेस अभी भी बैकफुट पे। बीजेपी के साथ कुछ और ऐसे भी संस्थान है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि चुनावों की घोषणा कब होने वाली है और हमें ये नहीं पता है। तो जब हमको मालूम होगा तो हम अपने प्रत्याशी उतार देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास ये ईडी हो गया, सीबीआई हो गया और खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री को शहीदों के नाम पर वोट मांगने जैसा कृतघ्न अपराध करने के बावजूद भी उनको किसी तरह का चैलेंज नहीं करता, उनके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करता, ऐसा चुनाव आयोग उनकी तरफ है। तो वो जानते हैं कब ये चुनाव होने वाले। मतलब मैडम आप ये साफ कर रही है कि जैसे बीजेपी ने तय कर लिया है कि यहाँ पे उनके प्रत्याशी कम नहीं हो रहे, तो उन्होंने अच्छे प्रत्याशी उतारे, तो यानी कि कांग्रेस हर सीट पे मजबूत है। इस बार जनतंत्र मजबूत है, बीजेपी कमजोर है, एक बात है। इस बार लोकतंत्र मजबूत है। लोग ये समझ चुके हैं कि बार बार वो भ्रम में नहीं आएंगे। नहीं तो शिवराज सिंह जी इस चुनावी आखिरी साल में 19 घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ पुरानी कुछ नई मिला के 19 घोषणाएं कर रहे हैं। लोगों को समझ में आता है। हम लोगों को ये माने कि वो इवेंट मैनेजमेंट से 1-2 बार चमत्कृत हो सकते हैं, लेकिन पूरी सरकार अगर इवेंट मैनेजमेंट की हो तो लोगों के सरोकार पीछे चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार आती है आपकी, तो आप युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? आप लोग क्या रोजगार? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कमलनाथ जी ने अभी कहा है कि हमारी जो आर्थिक जो इकोनॉमी है वो 70% कृषि आधारित है। 70% किसान नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी कृषि आधारित है। तो जो हमने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपने किसानों को मजबूत किया और पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे मजबूत हो गई, आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। वैसा ही यहाँ पर प्रयास किया जाएगा
कमलनाथ जी तो यहाँ निवेश भी ला रहे थे, आपको याद होगा, और अजीम प्रेम जी ने यहाँ पर शुरुआत कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार गिर गई। तो कांग्रेस जहाँ जहाँ आती है तो हमें प्रोसीजर्स बहुत क्लियर है, हम जो भी काम करते हैं वो ठहराव वाला होता है, वो स्थायी होता है, लंबे समय तक चलता है। हम आज एक योजना करके दूसरे दिन उसका रिपोर्ट कार्ड जो है हम देने के सक्षम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी योजना का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकती। अनुमान जी, महिला निश्चित रहें, कांग्रेस में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता होती है उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। आपका जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, संज्ञान जब मैं ले लूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म्ड बात करूंगी, क्योंकि क्या है कि एक आपने मुझ पर एक सवाल दागा और अगर उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर ये दुराचार का मामला है, नहीं दुराचार नहीं है, हाँ, मैं समझा देता हूँ, मैं पूरी बात बता देता हूँ। जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो हमारे लोग हैं वो इसका संज्ञान लेंगे और वो इसके ऊपर उचित कार्यवाही करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश विषय को समग्र रूप से देखिए, क्योंकि कांग्रेस ही, जब कांग्रेस आती है तो आपके पास राइट्स आते हैं। मैंने बताया राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। आज जो आयुष्मान योजना ये चला रहे हैं वो राइट टू हेल्थ का परिणाम है, आप जानते हैं ये बात। तो कांग्रेस की जब सरकार आती है तो अपने आप शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि आज 29,000 स्कूल यहाँ बंद हो गए, 26,000 में बिजली पानी नहीं है मध्य प्रदेश के स्कूलों में। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के समय में गढ़ी गई थी, इनको शुरू किया गया था, इनकी निर्मित हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको मैनेज नहीं कर पाई। आज शिक्षक हैं तो क्या काम करते हैं आप सभी जानते हैं, उनके 100 तरह के काम होते हैं पढ़ाई को छोड़कर। तो ये सारी चीजें जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी फोकस नहीं करती, अपने टीचर्स से, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से, सभी के साथ वो इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं। लेकिन कांग्रेस का फोकस हमेशा से हम जन कल्याणकारी योजनाएं लाते रहे हैं। पहले हमारा देश वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता था और आज वो वेलफेयर स्टेट को ये फ्रीबीज में बांट रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहती हूँ न्याय योजना के बारे में, जिसके बारे में 2019 में हमने बात की थी। न्याय योजना क्या थी? लोगों के अंदर से डिमांड क्रिएट करिए तो इकोनॉमी चलेगी, ये है हमारा सिद्धांत। बोली लगाना हमारा सिद्धांत नहीं है। अगर महंगाई को हम कम करने के लिए एक 1,500 रुपए डालते हैं और वो बहन जो है 500 में सिलेंडर प्राप्त करती है तो उसको महंगाई से निजात मिलती है और वो कुछ खरीदती है, वो पैसा इकोनॉमी में जाता है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा मॉडल है जिसमें वो पैसा डाले? मेरी बहन को मिलेगा पैसा, मिलेगा पैसा। आपको पता है मेरे विदिशा में एक हॉलैंड की गायें लाकर सुधामृत नाम के दूध से शिवराज सिंह जी ने एक पूरा डेयरी फार्म बनाया और उस डेयरी फार्म को बनाया, वहां की सड़क बनाई। तो ये लोग जो है अपना विकास कर रहे हैं, हम बात करते हैं उन सारे सर्वांगीण लोगों के विकास की। और न्याय योजना से जुड़ी हुई ये 1500 वाली स्कीम है जिसको हमने हिमाचल में लागू किया था। आज कोई नकल चोरी कर रहा है तो वो बिना अकल के कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थिति होगा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य देखकर किसकी सरकार है उस हिसाब से जो जीएसटी का परसेंटेज आना चाहिए राज्य को वो नहीं देती है या देर से देती है। आप अपने घर के बारे में सोचिए कि आपके घर में एक तरह से खर्चा चलता है और आपको एक अमाउंट आपको हर महीने तनख्वाह में दिया जाता है। जैसे आजकल नगर पालिकाओं में, पूरे प्रदेश की नगर पालिकाओं में 3-3 महीने के बाद तनख्वाह मिल रही है, तो घर का पूरा ढांचा बिगड़ जाता है कि नहीं? इसी तरह से राज्य का ढांचा बीजेपी बिगाड़ती है क्योंकि वो केंद्र में बैठी है और उसकी मर्जी पर जीएसटी का शेयर आता है। तो ये कारण है कि जिसके कारण हमारी राज्य की सरकारों को सरकार का संरक्षण नहीं मिलता, जबकि यहाँ पर चादर के बाहर पैर पसारने के लिए शिवराज सिंह जी को लगातार लोन मिलता जाता है और 3 लाख के बजट के ऊपर 3,85,000 का कर्ज हो जाता है। 1,500 रुपये बांटेंगे उस समय फिर बजट कहाँ से लाएंगे? वही बात है कि कांग्रेस की सरकारें रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देती हैं। वो आती हैं और वो प्रोसीजर, जो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स आएंगे आप देखेंगे कि शुरुआती दौर को छोड़कर, क्योंकि हमारे को खजाना खाली मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही 6-8 महीने बीतते बीतते हमारी सरकार ढर्रे पर आ जाएगी और लोगों को उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आज तक, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और इसको अगर आप कांग्रेस पार्टी का विचार मानेंगे तो बहुत गलत होगा। मैं केवल अपने 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास करती हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति पुरुष के रूप में जो महात्मा होते हैं, मेरी उन पे श्रद्धा